students. Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का जो हमने आपका टेक्स्ट बुक सीरीज लॉन्च किया है उसका लेसन नंबर 9 हिस्ट्री का हम आज आखिरी ये लेसन है हेरिटेज मैनेजमेंट वो पढ़ेंगे और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का हम पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो चैनल का हमारा ये टेक्स्ट बुक सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक है ऊपर आई बटन पर आपको दिखेगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सो चलिएगा, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 9 हेरिटेज मैनेजमेंट। हेरिटेज का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिख रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, यानी कि प्राचीन ऐतिहासिक जो धरोहर है सो उनका आज जो इतिहास है वो हम पढ़ेंगे और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण मैनेजमेंट यानी कि उनका संरक्षण किस तरह से किया जाए वो इस लेसन थ्रू हम पढ़ेंगे। सो लेट्स लर्न दिस लेसन थ्रू दिस 4 पॉइंट्स। द पॉइंट नंबर 1, दिस इज अबाउट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, यानी कि ऐतिहासिक जो इतिहास के साधन है, ठीक है, सो उनका संवर्धन और उनका जो संरक्षण है उसके बारे में हम फर्स्ट पॉइंट लर्न करेंगे। सेकेंड पॉइंट, दिस इज अबाउट सम फेमस म्यूजियम्स, यानी कि कुछ विख्यात संग्रहालय। 9.3, दिस इज अबाउट लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, यानी कि ग्रंथालय और अभिलेखागार। एंड 9.4, दिस इज अबाउट इंसाइक्लोपीडियाज, यानी कि कोश। सो आपने इंसाइक्लोपीडियाज के बारे में बहुत सुना होगा, उसके साथ साथ आपने म्यूजियम्स में भी विजिट किया होगा। सो ये जो लेसन है थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री and all the history books that are available today are the results of the diligent work of several historians. इसका मतलब क्या है बच्चों कि आज हमारे पास इतिहास के अनेक साधन और उन साधनों के आधार पर लिखे गए जो ग्रंथ है वो उपलब्ध है, लेकिन इसका पूरा श्रेय जो इतिहासकार है उनको जाता है, उनका जो काम है, उनका जो अथक परिश्रम है, तो उसी की वजह से हम ये जो इतिहास में जो घड़ी हुई घटनाएं हैं वो पढ़ सकते हैं किताबों के माध्यम से, इंस्टीट्यूट्स लाइक लाइब्रेरीज। सो बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि लाइब्रेरीज है, म्यूजियम्स है एंड आर्काइव्स कंजर्व एंड प्रेजर्व दिस प्रेशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज, यानी कि देखिएगा कि जो विशिष्ट दस्तावेज रहते हैं सो वो ग्रंथालय पुरावस्तुओं को प्रदर्शित करने का काम करने का जो कार्य है, तो ये सारी चीजें जो संस्थाएं वो करती है, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज लाइक दिस। They choose important specimens from the heritage collection and exhibit them. What is exhibit? इसका मतलब होता है एग्जीबिशन, यानी कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है या फिर जो हम ऐसा कहेंगे कि महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं या फिर जो पुरातन वस्तुएं हैं तो उनको एग्जीबिशन में शो किया जाता है। दे ऑल्सो पब्लिश रिसर्च जर्नल्स, इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, पोस्टर्स एटसेट्रा। सो देखिएगा कि इसके लिए शोध कार्यात्मक जो पत्र पत्रिकाएं हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन रिसर्च कर रहा है किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, हिस्ट्री टॉपिक, सो उससे रिलेटेड रिसर्च जर्नल्स रहते हैं। देन इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, तो आपको पता है लिफलेट, पोस्टर, जिसके थ्रू हमें जो पुरातन इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है। सो लाइक दिस ऑल द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द हिस्ट्री। The documents and artifacts which are not exhibited but historically very important are stored in the museums and archives after completing necessary treatments for their conservation and preservation. यहाँ पर नेसेसरी ट्रीटमेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर नेसेसरी ट्रीटमेंट, यह जो वर्ड्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी पुरानी किताबें हैं, जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, जो पुरानी वस्तुएं हैं, सो उनको अभी तक अच्छे से रखने के लिए, यानी कि हजारों सालों से वो चीजें म्यूजियम्स में, ग्रंथालय में आपको दिखाई देती है, लेकिन उनको स्टोर करने के लिए उनको एक उन पे प्रोसेस यानी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उनको संरक्षण, उनका संवर्धन किया जाता है। इसकी वजह से वो चीजें सालों साल यानी कि हजारों वर्षों से अभी तक हम देख सके इस तरह से रखी गई है। सो दोज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टफैक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू रिसर्चर्स as and whenever necessary. If in
फ्यूचर, अगर आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना अच्छा लगता है, पुरानी चीजों को देखने का आपका शौक है, यानी कि आप म्यूजियम्स विजिट करते हो टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल थिंग्स, अगर आप किलो पे जाते हो, वहां की इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करते हो, सो दिस इज द इंटरेस्ट थिंग कि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, सो आप आगे जाकर हिस्ट्री में पीएचडी भी कर सकते हो, एज अ रिसर्चर आपका करियर भी डेवलप कर सकते हो। So at that time, those important things will made available for you. यानी कि जब आपको जरूरत होगी तब आपको ये सारी चीजें आपके उस टाइम पीरियड में आपको शो की जाएंगी, जो म्यूजियम्स है, जो ग्रंथालय है, उनके द्वारा। लाइब्रेरीज कंजर्व, प्रिजर्व एंड मैनेज द बुक्स। देखिए लाइब्रेरी का काम क्या होता है, जो पुरानी पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, आत्मचरित्र ग्रंथ, उनको स्टोर करके रखना, जिनके माध्यम से जहां पर जाकर हम उनके माध्यम से उनकी हेल्प से ही तो वो किताबें पढ़ सकते हैं, बराबर। सो अभी ये तो हो गया थोड़ा इंट्रो। Let's learn the point number 9.1, sources of history and their conservation and preservation। यानी कि इतिहास के जो साधन है, जो आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हो, फ्रॉम क्लास 5th till class 9th you have studied about the sources of history। So let's learn the sources of history with the important facts, जो कि आपको आफ्टर 10th अगर आप इस सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्टेड हो, इस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप अपना करियर भी सेट कर सकते हो। सो देखिएगा उसके हिसाब से अभी क्लास 10 में आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टेप लाइक कलेक्टिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, creating their records and indexes, exhibiting manuscripts, old books and artifacts after completing necessary treatments requires very careful handling and management। तो बच्चों देखिएगा, इतिहास के साधन प्राप्त करना, उनका अंकन या फिर उनका लेखन करना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनकी सूची है यानी कि इंडेक्सेस बनाना, जो एग्जिबिटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स है यानी कि पांडुलिपियां जो है, ओल्ड बुक्स यानी पुरातन जो प्राचीन ग्रंथ है, पुरातन जो वास्तु है, आर्टफैक्ट जो है, तो इनके ऊपर ये जो भौतिक साधन है, इनकी साफ सफाई करके उन पर अच्छे से जो ट्रीटमेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट है, वो करके उनको अच्छी तरह से बहुत ही सावधानी और ध्यानपूर्वक उनकी केयर करनी पड़ती है। सो इट नीड्स पीपल, सो इसके लिए देखिए, इट नीड्स पीपल विथ स्पेसिफिक स्किल्स, लेकिन इसके लिए ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जिनको ऑलरेडी ये स्किल्स आती है, ये कौशल उनके पास होता है। ओनली ट्रेन पर्सन्स हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप दिस टास्क, और जिन लोगों ने उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है इन चीजों के बारे में, तो उनके लिए ये एक जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। सो देखिएगा, द फर्स्ट थिंग, ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जो आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हो, आप कहेंगे तो क्लास 5 से वी नो व्हाट आर द ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, बट विच इज द नेसेसरी ट्रेनिंग आपको लेनी है इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आपको ओरल सोर्सेस में इंटरेस्ट है, आगे जाकर आप इसमें अगर अपना करियर करना चाहते हो, तो उसके लिए नेसेसरी ट्रेनिंग कौन सी लेनी पड़ेगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस क्लास 10th के टेक्स्ट बुक में आया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो बच्चों, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपके 3 सोर्सेस है। द फर्स्ट सोर्स इज ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, इसकी पढ़ाई जरूर कीजिएगा। 2 to 4 मार्क्स के लिए 101% ये क्वेश्चन आ सकता है। ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स हिस्ट्री, यानी कि लोक परंपरा के जो गीत है, कहानियां हैं, उनका संकलन इसमें ओरल सोर्सेस में किया जाता है। देन क्लासिफाइंग, उनका वर्गीकरण करना, एनालाइजिंग, उनका निरीक्षण करना, एंड इंटरप्रेटिंग द कंपाइल्ड मटेरियल, और जो मटेरियल यानी कि संकलित साहित्य सामग्री है, उनका अन्वयार्थ स्थापित करना, ये सारी चीजें ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आ जाती है। नंबर 3, पब्लिशिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव रिसर्च, यानी कि जो भी रिसर्च आप इस पर करते हो, जो भी रिसर्च पेपर आप तैयार करते हो, उनका प्रकाशन करना। सो दिस थिंग्स आर इंक्लूड इन द ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सो नेसेसरी ट्रेनिंग, आपको आवश्यक प्रशिक्षण क्या लेना है। नंबर 1, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, इसका मतलब होता है बच्चों समाज विज्ञान। सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक मानव विज्ञान। माइथोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है कि पौराणिक जो कथा है, मिथक और भाषा विज्ञान। लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि इस पर ग्रंथालय प्रबंधन का ये कोर्स रहता है। देन नंबर 5, आप हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड से भी आपकी पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि इतिहास और इतिहास अनुसंधान पद्धति। एंड द नंबर 6, राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, की इतिहास और इतिहास अनुसंधान पद्धति पर जो अनुसंधान पर लेख है, रिसर्च जो है, वो काम करके वो राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। So, these are some necessary trainings required in the oral sources of history.
जिस तरह से हमने ओरल सोर्सेस पढ़े, लेट्स लर्न द रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बच्चों की। इसमें भी some important facts are important. The number one that is collecting coins and copper plates with inscription, यानी कि इसको आप ताम्रपट कहते हैं। तांबे के जो कॉइन्स हैं या फिर तांबे की प्लेट जो रहती है जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन होता है, लेख लिखे हुए होते हैं पुराने जमाने की। ऑन देम डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर देखिएगा जैसे कि कार्यालयीन दफ्तरों का रिकॉर्ड है, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डायरीज, पुरातन काल से, प्राचीन काल से चली आ रही जो भी राजा महाराजा हो गए उनकी जो डायरीज थी, ठीक है, दैनंदिन डायरी, आप निजी पत्र जिसे कहेंगे। हिस्टोरिकल बुक्स है, ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, ओल्ड बुक्स पुरानी बुक्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियां हैं, पिक्चर्स फोटोग्राफ्स पुरानी पिक्चर्स है, पुराने फोटोग्राफ्स है। सो दीज आर थिंग्स जो लिखित है, जो हाथों से बनी गई जो चीजें हैं। सो दिस कम्स इन द रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। व्हाट इज द सेकंड फैक्ट अबाउट इट? दैट इज कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल and chemical processes of cleaning for the conservation and preservation of collected documents। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा कि दस्तावेज जो रहते हैं उनका संरक्षण करने हेतु आवश्यक साफ सफाई करना तथा अन्य रासायनिक प्रक्रियाएं करना। So this thing is included in the written sources of history. What is the third fact? That is ascertaining the historical value of collected documents, यानी कि दस्तावेजों का ऐतिहासिक मूल्यांकन करना। नंबर 4 एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, और उससे भी जो विशिष्ट दस्तावेज होते हैं उनको एग्जिबिट यानी कि उनका एग्जीबिशन प्रदर्शित करना। एंड द लास्ट पॉइंट, दिस इज अबाउट पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, संपादित साहित्य और जो रिसर्च किए हुए जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, राइट, जो रिपोर्ट्स रहते हैं उनको प्रकाशित करना। दिस पॉइंट्स कम्स इन द रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इसके लिए भी आपको नेसेसरी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। अगर आपको रिटन सोर्सेस में इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस थिंग्स, सो दिस काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव टू गेट। दैट इज द फर्स्ट वन, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट्स लाइक ब्राह्मी, मोडी, पर्सियन एंड द डेवलपमेंट। देखिए बच्चों कि ब्राह्मी, उसके बाद मोडी लिपि जो है, उसके बाद पर्सियन फारसी लिपि जो है, इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। नंबर 2, बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशंस। देखिएगा इतिहासकालीन समाज रचना और परंपराओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। लिटरेचर एंड कल्चर यानी कि साहित्य और संस्कृति। डायनेसिटीज यानी कि यहाँ पर देखिएगा राज सत्ताएं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स यानी कि उनके जो टाइम पीरियड था, ठीक है, सो शासन व्यवस्था, इन सभी का आपको नॉलेज होना जरूरी है। नंबर 3, नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचरल आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट। चित्रशैली आ गई यहाँ पर, शिल्पकला है, उनके विकास का क्रम आपको पता होना चाहिए। एंड नंबर 4, नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ पेपर, इंक एंड कलर्स, और पुराने जमाने में प्राचीन काल में यूज किए गए कागजों के कौन कौन से प्रकार हैं, उस टाइम पे स्याही और रंग, इन सभी चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5, नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस। देखिएगा प्राचीन समय में जो भी उकेरे हुए लेख है, तो उस टाइम पर उन्होंने जब वो लेख लिखे, राइट, रिटन हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं, सो दैट टाइम विच काइंड ऑफ स्टोन्स और मेटल्स दे यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन, कौन से प्रकार के पत्थर है, कौन से प्रकार के धातुओं का उपयोग उन्होंने किया था इंस्क्रिप्शन के लिए। नंबर 6, knowledge of the equipment and chemicals used in various processes of cleaning, conservation and preservation। सिर्फ उन चीजों का, प्राचीन चीजों का ज्ञान होना ही काफी नहीं होता है बच्चों। इफ यू वांट टू बी बिकम एन हिस्ट्री रिसर्चर, सो आपको इन चीजों का भी पता होना चाहिए कि पुरातन चीजों को अच्छे से रखने के लिए उनकी सुरक्षा हेतु सावधानी पूर्वक उन पर कौन सी केमिकल प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे कि उनकी स्वच्छता रखे, स्वच्छता भी रहे और वो ज्यादा समय तक उनको कंजर्व भी हम कर सके। And number 7, knowledge of various approaches of managing exhibition in museums, galleries and information technology। तो संग्रहालय की दीर्घाओं में जो हम एग्जीबिशन प्रदर्शन है, उनका प्रदर्शन किस तरह से किया जाता है, उसके लिए क्या नॉलेज लगता है, दिस थिंग्स यू हैव टू नो। एंड नंबर 8, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, अनुसंधान पर लेखन। सो इन सारी चीजों का ज्ञान तो आपको होना जरूरी है। इसके लिए रिस्पेक्टिव कोर्सेस अवेलेबल है, वो कोर्सेस करके आप इन चीजों का ज्ञान ले सकते हो। सो थर्ड वाला थिंग जो हमने यहाँ पर पढ़ा, मटेरियल सोर्सेस, क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं। ओरल सोर्सेस हो गया, रिटन सोर्सेस हो गया, नाउ द थर्ड पॉइंट इज मटेरियल सोर्सेस। अभी मटेरियल सोर्सेस में क्या आता है, यू नो अबाउट इट, लेकिन उसके लिए जो ट्रेनिंग लेना पड़ता है, आवश्यक प्रशिक्षण, वो भी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। दैट इज द फर्स्ट थिंग, कलेक्टिंग आर्ट फैक्ट्स, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट
एंड टाइप ऑफ प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। जो प्राचीन वस्तुएं हैं, यह भौतिक साधन है, मटेरियल सोर्सेस। प्राचीन वस्तुओं को आपको पहले तो कलेक्ट करना है, उसका संग्रह करना है, उसके बाद उनका वर्गीकरण करना है, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। उनके कालानुक्रम अनुसार उनको वर्गीकृत करना है, उसका आपको सूची बनाना है। प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस यानी उनकी सूची बनानी है। नंबर 2, completing necessary mechanical and chemical processes of cleaning for the conservation and preservation of collected documents। देखिएगा, सिर्फ प्राचीन पुरातन चीजों का ज्ञान ही होना आवश्यक नहीं है। ये जो थिंग है, दिस इज द कॉमन थिंग इन रिटन सोर्सेस, ओरल सोर्सेस एंड मटेरियल सोर्सेस, कि जो पुरातन वस्तुएं हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए जो आवश्यक साफ सफाई और अन्य रासायनिक प्रक्रिया है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑफ सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स और देयर रेप्लिकास। यानी कि देखिएगा, पुरातन वस्तुओं से संबंधित अनुसंधान पर लेखों को प्रकाशित कैसे किया जाता है, राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल्स अबाउट कलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स एंड क्लासिफाइंग fossils of plants and animals and preparing indexes। देखिए, महत्वपूर्ण चीज जो आती है यहाँ पर मटेरियल सोर्सेस में, दैट इज कि वनस्पति और प्राणियों के जीवाश्मों का वर्गीकरण करना, फॉसिल्स यानी जीवाश्म, उनका वर्गीकरण करके उनका इंडेक्स बनाना। एंड द लास्ट पॉइंट इज एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड फॉसिल्स और देयर रेप्लिकास। चुनिंदा जीवाश्म अथवा उनकी प्रतिकृति जो होती है, उनका प्रदर्शन में आयोजन करना, यानी कि उनको एग्जीबिशन में शो करना। सो दिस थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस पॉइंट। सो इसके लिए भी तो नेसेसरी ट्रेनिंग चाहिए, राइट? सो कौन सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको? दैट इज नंबर 1, बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थ्योरी। आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थ्योरी यानी पुरातत्वीय जो ज्ञान है, पुरातत्वीय उत्खनन, पुरातत्वीय अध्ययन प्रणाली, इसके बारे में भी आप ये कोर्स रहता है। आफ्टर 10th यू कैन चूज दिस कोर्स एंड यू जस्ट मेक योर करियर इन इट। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, और यहाँ पर देखिएगा प्राचीन संस्कृति का परिचय आपको होना चाहिए। देन नंबर 2 में कौन सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? नॉलेज ऑफ द रीजनल सोर्सेस ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मिनरल्स, मेटल्स एंड क्ले यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। प्राचीन समय में पुरातन वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाए गए जो पत्थर है, स्टोन्स है, मिनरल जो खनिज है, जो मेटल्स है यानी कि जो धातु है, और जो क्ले यानी कि जो मिट्टी है, कौन सी मिट्टी से, यानी कि चिकनी मिट्टी जैसे साधनों के जो रीजनल सोर्सेस है और उनकी रसायन विज्ञान से संबंधित जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 3, knowledge of equipment and chemicals necessary for the cleaning of artifacts and other chemical processes। जैसा कि मैंने बताया, this is the common thing in 3 sources, यानी कि oral sources, written sources और जो हमारा material source है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, तो तीनों में आपने ये देखा होगा कि this thing is common, कि पुरातन वस्तुओं का जतन करने के लिए उन पर एक प्रकार की केमिकल प्रक्रिया करनी पड़ती है, रासायनिक प्रक्रिया के बाद उनको संवर्धन, उनका जतन किया जाता है। नंबर 4 बच्चों देखिएगा, नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स एंड देयर डेवलपमेंट, यानी कि विभिन्न कला शैलियां और उनके विकास क्रम का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5, नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग रेप्लिकास ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स। पुरातन वस्तुएं और जीवाश्मों की प्रतिकृतियां बनाने का कौशल आपको होना चाहिए। नंबर 6, नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखिएगा, संग्रहालय की दीर्घाओं में जो आप प्रदर्शन करते हैं उसका जो रिसर्च है वो करना, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ऑनलाइन भी ये चीजें भी अवेलेबल होती है, आपको इनका ज्ञान मिल जाता है। नंबर 7, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, यानी कि जिस जो आप रिसर्च कर रहे हो उससे रिगार्डिंग जो रिसर्च पेपर है उनको आपको प्रदर्शित करना है। दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट in it, okay? So बच्चों, हमने point number 1 9.1 we learnt it. Let's learn the 9.2 some famous museum। ये आप सभी का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक रहेगा, और मुझे कमेंट्स में बता देना आपने कौन कौन सी म्यूजियम्स में अभी तक विजिट किया है, आपको कौन सा म्यूजियम अच्छा लगा, आपने वहां पर क्या क्या देखा है। So let's learn this point number 9.2। Museums were created to organize and manage the antiquities collected by members of royal and elite families of medieval Europe। देखिए बच्चों,
मध्य युग में यूरोप के राजघरानों के लोग और संपन्न व्यक्ति कला वस्तुओं का संग्रह करते थे और इन कला वस्तुओं के प्रबंधन की जो उनको जरूरत थी, ठीक है, सो इसी जरूरत से संग्रहालय जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए। यानी कि पुराने जमाने के जो जो पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, तो उनको शौक था पुरानी चीजों को कलेक्ट करना, तो उन चीजों को बाद में फिर इस तरह से म्यूजियम में रखकर अभी हम उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, लूव्र म्यूजियम फ्रांस, लूव्र संग्रहालय जो कहाँ पर है, फ्रांस में है, लूव्र, प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखिएगा। The Louvre Museum in Paris was established in the 18th century Christ era. Antiquities collected by members of the royal family were exhibited in the Louvre Museum. देखिए, लूव्र संग्रहालय की जो एस्टैब्लिश जो हुआ वो पेरिस में हुआ। उसके बाद 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। फ्रांस के राजघराने के व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की कला वस्तुओं का संग्रह पहले लूव्र संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया। It included the much acclaimed painting of Mona Lisa by Leonardo da Vinci, the world-renowned artist. ध्यान में रखिएगा बच्चों कि इसमें विश्व विख्यात जो चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंसी, ये तो मोनालिसा की पिक्चर आपको पता होगी, दिस इज द फेमस पेंटिंग, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इसको किसने बनाया था, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका समावेश इस लूव्र म्यूजियम में है जो फ्रांस में है। He worked under the patronage of Francis I, the King of France in the 16th century. देखिएगा, 16वीं शताब्दी में प्रथम फ्रांस कौन था, नरेश था। The collection in the Louvre Museum increased to a great extent because of the antiquities brought back by Napoleon Bonaparte from his conquest. तो ध्यान में रखिएगा कि लियोनार्डो दा विंसी यह फ्रांस देश प्रथम फ्रांसिस के आश्रय में था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट अपने आक्रमणों के समय स्वदेश में बड़ी मात्रा में कला वस्तुएं ले आया था। एंड प्रेजेंटली द म्यूजियम कंटेन्स मोर देन 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स। और प्रेजेंटली आज वर्तमान में लूव्र जो म्यूजियम है फ्रांस में, यहाँ पर 3,80,000 से अधिक कला वस्तुएं हैं, ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड, दूसरा जो म्यूजियम है ब्रिटिश म्यूजियम जो इंग्लैंड में है। The British Museum in London was established in the 18th century CE. इसकी भी स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन कहाँ पर, लंदन में। Sir Hans Sloane, a natural scientist, handed over about 71,000 objects in his collection to the King of England, George II. ध्यान में रखिएगा कि जो प्रकृति वैज्ञानिक थे सर हैंस स्लोन ने अपने संग्रह की लगभग 71,000 वस्तुएं इंग्लैंड का जो सेकेंड जॉर्ज टू था, राजा था, ठीक है, तो उसको सौंप दी थी। इट इंक्लूडेड सेवरल बुक्स, इसमें बहुत सारी किताबें थी, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स थी, स्पेसिमेंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, हर्बेरियम यानी कि जतन की हुई जो वनस्पतियां थी, वनस्पति के नमूने थे। Later, the collection was expanded by addition of various art objects and ancient artifacts collected by the British people from British colonies. ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इनमें अनेक जो फोटोज हैं, उसके बाद जो बुक्स हैं, यानी कि बहुत ही पुरातन जो चीजें थी उनका संग्रह हुआ। प्रेजेंटली द म्यूजियम कलेक्शन कंप्राइजेस अबाउट 80 लाख ऑब्जेक्ट। इसने तो इसको भी पीछे छोड़ दिया, देखिए लूव्र म्यूजियम में कितना है, 3,80,000। तो ब्रिटिश म्यूजियम जो है इंग्लैंड में, जो लंदन में बेस्ड है, तो यहाँ पर 80 लाख से भी ज्यादा जो चीजें हैं इनका संकलन आपको दिखाई देगा। दिस इज द इमेज ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम इन इंग्लैंड। अगर कभी पॉसिबल हो तो आप जरूर विजिट कीजिएगा। एंड दिस इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इट इज लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में यह है। दिस म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मैनेज्ड बाय द Smithsonian Institution was established in 1846 CE. It houses more than 12 crore, means 120 million specimens of fossils and remains of plants and animals, minerals, rocks, human fossils and artifacts. ये बहुत ही बड़ी चीज है। देखिए बच्चों की जो प्राकृतिक इतिहास है, नेचुरल हिस्ट्री, सो इसका जो है संग्रहालय है ये अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 1846 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन संस्थान के
जो लोग थे उन्होंने इसको प्रबंधन में लाया था। यहाँ पर देखिए 12 करोड़ से अधिक नमूने संग्रहित हैं, तो इसमें वनस्पतियां, प्राणियों के अवशेष, जीवाश्म खनिजों, पत्थरों, मानव प्रजातियों के जीवाश्म, पुरातन वस्तुओं, इससे मिलजुल कर 12 करोड़ 120 मिलियन मीन्स 12 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर नमूने संग्रहित है। ये है अमेरिका में। म्यूजियम्स इन इंडिया, तो अभी हमने देखा लंदन में फ्रांस का लूव्र म्यूजियम जो फ्रांस में है, उसके बाद हमने ब्रिटिश म्यूजियम जो है लंदन में है, और अभी नेचुरल हिस्ट्री का जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी हम पढ़ेंगे हमारे भारत में कितने म्यूजियम्स है। म्यूजियम्स इन इंडिया, द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, इंडियन म्यूजियम, was established by Asiatic Society of Bengal in Kolkata in 1814 CE। देखिए बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि एशियाटिक सोसाइटी जो है भारत के कोलकाता में, कोलकाता का भारतीय संग्रहालय, भारत के प्रथम संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्थान द्वारा 1814वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। ये पहला वाला है, ठीक है। नाउ द सेकेंड म्यूजियम इन इंडिया, गवर्नमेंट म्यूजियम वाज एस्टैब्लिश्ड इन चेन्नई इन 1851 सीई। देखिए 1814 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इंडियन म्यूजियम को एस्टैब्लिश किया, और 1851 में चेन्नई में गवर्नमेंट म्यूजियम यानी कि राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय को स्थापित किया गया। यह भारत का दूसरा संग्रहालय है। द नेशनल म्यूजियम वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली इन 1949। देखिएगा ये गवर्नमेंट म्यूजियम है जो चेन्नई में है, और यहाँ पर जो नेशनल म्यूजियम है यानी कि राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय, इसको 1849 में दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। देयर आर सेवरल म्यूजियम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत में अलग अलग स्टेट्स में, राज्यों में म्यूजियम्स हैं। यूजुअली द बिग म्यूजियम्स हैव देयर ओन आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज, लेकिन जो बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं उनके खुद के आर्काइव्स है, आर्काइव्स गैलरीज है, और खुद के संग्रहालय लाइब्रेरीज है। Some museums are affiliated to universities, कुछ म्यूजियम यूनिवर्सिटीज से संलग्नित है। Such museums also offer courses in museology। देखिए बच्चों कि ऐसे संग्रहालय के माध्यम से संग्रहालय विज्ञान यानी कि म्यूजियोलॉजी, म्यूजियम से रिलेटेड जो एक कोर्स रहता है, इसमें भी आप करियर कर सकते हो कि संग्रहालय विज्ञान विषय से संबंधित विविध पाठ्यक्रमों का अध्यापन किया जाता है। Following are some of the well-known institutes and universities which offer degree and diploma courses in museology। देखिए भारत में कुछ प्रमुख संस्थान और विश्वविद्यालय है जो संग्रहालय विज्ञान से संबंधित आपको डिग्रीज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, देन महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा, कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में है, और जिवाजी यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर में है। सो ये जो यूनिवर्सिटीज है आपको म्यूजियोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करती है। अभी हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जो कि देखिए कहाँ पर स्थित है, आपको मैं इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। ये इनका फोटो है वस्तु संग्रहालय का। इन 1904 Chris Terra, some influential residents of Mumbai, decided to establish a museum to commemorate the visit of Prince of Wales to India। 1904 में मुंबई के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों ने इकट्ठे आकर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के स्मरणार्थ एक वस्तु संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय किया। और इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ 1905 CE, the foundation was laid of the museum building। देखिए 1905 के नवंबर महीने में इस संग्रहालय के भवन की नींव रखी गई, तथा it was decided that the name of the museum would be Prince of Wales Museum of Western India। और इसका नाम क्या रखा गया? Prince of Wales Museum of Western India। It was renamed, बाद में उसका नामकरण क्या कर दिया? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय इन 1998 CE। 1905 में ये नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, और 1998 में इसका नामकरण कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। The building of the museum is built in Indo-Gothic style। देखिएगा बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये वस्तु संग्रहालय है, the building of the museum is built in which style? So ये इंडो गोथिक शैली में इसका काम किया गया है। इट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग इन मुंबई। देखिएगा मुंबई में इसको ग्रेड 1 प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक विरासत की इमारत का दर्जा दिया गया है। द म्यूजियम हाउसेस अबाउट
50,000 antiquities divided into 3 categories: आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। इस संग्रहालय में कला, पुरातत्व और प्रकृति का इतिहास इन 3 वर्गों में विभाजित लगभग 50,000 पुरातन वस्तुएं संग्रहित की गई है। कितनी? 50,000। ओके, ये जो नंबर है ध्यान में रखिएगा। अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 9.3 लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, यानी कि ग्रंथालय और अभिलेखागार। देखिए, लाइब्रेरीज आर द स्टोर हाउसेस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमें पता है, ज्ञान और जानकारी के भंडार गृह हम ग्रंथालय को कहते हैं। लाइब्रेरी साइंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मैनेजमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो लाइब्रेरी साइंस रहता है, ग्रंथालय विज्ञान, इसका प्रबंधन विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा विज्ञान जैसे विषयों के साथ इसका संबंध आता है। Libraries perform various tasks like collecting books, arranging them systematically, conservation and preservation of those books, dissemination of information sources, etc. यानी कि अभी देखिए, ग्रंथालय द्वारा ग्रंथों का संकलन, उनको वैज्ञानिक ढंग से उनको सीक्वेंस में लगाना, उसका जो कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन है, जानकारी के स्रोतों का प्रसारण करना, इन जैसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर होते हैं। तो देखिएगा कि many of these tasks are completed with the help of computerized systems. So इनमें बहुत से काम अभी computerized system में store होते हैं। To make a book available to a reader as per his requirement is the most important aspect of library management. लाइब्रेरी मैनेजमेंट का भी अभी कोर्स है, तो इसमें आपको इस तरह से पूरी जानकारी प्रोवाइड होती है और आप एज अ लाइब्रेरी अटेंडेंट करके भी आगे जाकर जॉब कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अश्रुबनीपाल 7th century before Christ era, the Assyrian emperor in Mesopotamia, the library at Takshashila University, which is in 5th century before Christ era to 5th century Christ era, and the library in Alexandria, Egypt, in the 4th century before Christ era, are supposed to be the earliest libraries in the world. देखिएगा कि सबसे पहली माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का ग्रंथालय जो 5वीं शताब्दी में था, तो उसके बाद जो मेसोपोटामिया के असीरियन साम्राज्य का सम्राट असुरबानीपाल, इसका जो ग्रंथालय 7वीं शताब्दी, और इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया का ग्रंथालय जो 4वीं शताब्दी में है। ऐसा माना जाता है कि ये पहले 3 जो ग्रंथालय लाइब्रेरीज है पूरी दुनिया में, जो सबसे पहले अस्तित्व में थे। The Saraswati Mahal Granthalaya in Tanjavur, Tamil Nadu, was built in 16th-17th century during the times of Nayak dynasty. देखिएगा बच्चों की तमिलनाडु के तंजौर का सरस्वती महल ग्रंथालय इसकी 16वीं से 17वीं शताब्दी के नायक राजाओं के कार्यकाल में बांधा गया, ऐसा कहते हैं। इन 1675 क्रिस्ट एरा, वेंकोजी राजे भोसले कॉन्कर्ड तंजावर एंड एस्टैब्लिश्ड हिज इंडिपेंडेंट रूल। देखिएगा 1675 में वेंकोजी राजे भोसले ने तंजौर को जीत लिया और अपना खुद का राज्य स्थापित किया। वेंकोजी राजे भोसले एंड हिज सक्सेसर्स kept expanding सरस्वती महाल ग्रंथालय। उसके बाद जब उन्होंने तंजावर जीत लिया, वेंकोजी राजे भोसले जी ने, उसके बाद उन्होंने इस ग्रंथालय को और एक्सपांड किया। सरफोजी राजे भोसले कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन दिस एक्सपांशन। इसमें उन्होंने वेंकोजी राजे भोसले जी को सरफोजी राजे भोसले जी ने मदद की। और इन 1918 The library was renamed as the Tanjavur Maharaja Sarfoji Saraswati Mahal Library in his honor। और उसके बाद 1918 में इस ग्रंथालय को देखिए कि इनके स्मृति में सरफोजी राजे भोसले जी के स्मृति में सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी इस नाम से रिनेम कर दिया गया। सो देयर आर सेवरल नोटवर्थी लाइब्रेरीज इन इंडिया। भारत में ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है। उसमें देखिएगा फॉर इंस्टेंस नेशनल लाइब्रेरी जो कोलकाता में है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो दिल्ली में है, नंबर 3 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद में है, एंड लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड डेविड ससून लाइब्रेरी जो मुंबई में है। ये कुछ जानी मानी लाइब्रेरीज हैं जहां पर आप विजिट कर सकते हो। फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, द मैनेजमेंट ऑफ आर्काइव्स इज अकीन टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट। देखिएगा बच्चों, अभिलेखागारों का प्रबंधन करना तकनीकी दृष्टि से ग्रंथालय प्रबंधन का ही एक भाग है।
And preserving documents with important content in their original condition, preparing indexes and creating accurate systems of retrieval of documents are the important tasks in the management of archives. महत्वपूर्ण जो अंकन करने वाले जो कागजात है या फिर जो दस्तावेज है, उसमें किसी भी प्रकार का अगर चेंज हो जाता है तो उन्हें सुरक्षित रखना, उनका इंडेक्स बनाना और जब उनकी जरूरत हो तब उनको उपलब्ध करा देना, ये सारे काम इस टास्क में आ जाते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के. So documents from the archives are supposed to be very reliable because of the heavy dependency on computerized systems. Information technology has become an inevitable part of the management of libraries and archives. देखिएगा कि अभी क्या हुआ है कि पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो अभी कंप्यूटराइज सिस्टम में स्टोर की जाती है, तो अनिवार्य रूप से ये जो एक है ऑनलाइन जो थिंग्स है, यानी कि कंप्यूटराइज डेटा जितना भी अवेलेबल है उतना ही डेटा हैंडी अवेलेबल वहां पर है, तो उनका एक सिस्टमैटिकली बैलेंस तैयार किया गया है. And the first official archives of India, the Imperial Record Department, was established in 1891 Central Era, क्रिस्ट एरा इन कोलकाता. देखिए बच्चों की भारत का प्रथम सरकारी अभिलेखागार कोलकाता में 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से स्थापित हुआ. इट वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911 सी, और इसको फिर 1911 में दिल्ली में शिफ्ट किया गया. इन 1998 the then president of India ऑनरेबल KR नारायणन ओपन द आर्काइव्स फॉर पब्लिक. उसके बाद 1998 में जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, राष्ट्रपति KR नारायण ने इसको फिर राष्ट्रीय लेखा अभिलेखागार के रूप में इसको लोगों के लिए ओपन कर दिया. It is a department under the jurisdiction of the Ministry of Culture of the Indian government. ये गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है. And the documents have been preserved here in chronological order from 1748. और इस अभिलेखागार में आपको 1748 से सारे डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे. इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत एंड उर्दू लैंग्वेजेस. यहाँ पर इंग्लिश, अरेबिक, फारसी, संस्कृत और हिंदी और उर्दू भाषा में जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मिलेंगे. इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन मोडी स्क्रिप्ट्स. मोडी स्क्रिप्ट्स में भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल है. दीज रिकॉर्ड्स आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज. इनको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, दैट इज पब्लिक रिकॉर्ड्स, ओरिएंटल स्टडीज, मैन्युस्क्रिप्ट एंड प्राइवेट रिकॉर्ड. यानी कि देखिएगा कि इनको पब्लिक रिकॉर्ड सार्वजनिक, उसके बाद ओरिएंटल स्टडीज यानी कि प्राच्य विद्या विषयक, मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपि एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स यानी निजी कागजात या फिर दस्तावेज, इस तरह से उनको कैटेगराइज किया गया. गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंट आर्काइव्स. देखिएगा भारत के प्रत्येक राज्य सरकार का स्वतंत्र अभिलेखागार है. एंड द आर्काइव्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज ब्रांचेस इन मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर. और महाराष्ट्र में जो आर्काइव्स डिपार्टमेंट की जो ब्रांचेस है मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद और नागपुर में स्थित है. There are about 5 crore Modi documents related to Maratha history in the Pune branch. पुणे में 5 करोड़ से भी ज्यादा जो कागजात हैं मोडी लिपि में अवेलेबल है पुणे की ब्रांच में. और these documents are referred to as पेशवा दफ्तर, और इनको पेशवा दफ्तर के नाम से जाना जाता है. अभी हम पढ़ेंगे इंसाइक्लोपीडिया. आप सभी ने तो सुना है इंसाइक्लोपीडिया, जो हम गूगल पर सर्च करते हैं, राइट. लेकिन इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है बच्चों? गूगल पे जो इंसाइक्लोपीडिया है दैट इज इंसाइक्लोपीडिया? नो, इसका भी एक इतिहास है वो पढ़ेंगे. दैट इज इंसाइक्लोपीडिया इज अ सिस्टमैटिक कंपिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स. देखिएगा बच्चों, अलग अलग जो टॉपिक्स है उनको आपका उनकी जो नॉलेज आपको अच्छी ढंग से मिलनी चाहिए, इसके लिए इंसाइक्लोपीडिया यानी कि कोश जो होता है वो डेवलप किया गया. द इंफॉर्मेशन और नॉलेज इन इंसाइक्लोपीडिया इज अरेंज्ड विद अ स्पेसिफाइड मेथड. सो देखिए इनको एक विशिष्ट पद्धति द्वारा अरेंज किया जाता है. ऑर्गेनाइजिंग अवेलेबल नॉलेज एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसाइक्लोपीडिया. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसाइक्लोपीडिया? नंबर 1 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. व्हाट इज द main objective of encyclopedia? So that is organizing available knowledge and making it accessible. जो available knowledge है उसको अच्छी तरह से organize करना और लोगों के लिए उसको available करना. So this is the main objective of encyclopedia. ध्यान में रखिएगा. अभी हम पढ़ेंगे बच्चों की what are the benefits of encyclopedia, कि इसके बेनिफिट्स क्या है. encyclopedias make vast volume of knowledge accessible to readers.
तो देखिएगा कि लोगों को, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सारा वास्ट नॉलेज यहाँ पर अवेलेबल है। इट कैन हेल्प इन सेटिस्फाइंग देयर क्यूरियोसिटी, लोगों में जानने की उत्सुकता रहती है हर एक चीज के बारे में। अगर हमारे कल्चर के बारे में हमें और जानकारी चाहिए, प्राचीन चीजों के बारे में जानकारी चाहिए, सो इंसाइक्लोपीडिया से हमें वो सारी इंफॉर्मेशन क्रम वाइज मिल जाती है। इंसाइक्लोपीडियाज प्रोवाइड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। किसी भी चीज की शुरुआत से पूरी जानकारी आपको इस कोश में मिल जाती है। दस द रीडर गेट्स मोटिवेटेड टू रीड एक्सटेंसिवली। इससे जो वाचक लोग होते हैं जिनको पढ़ने की आदत है, तो वो लोगों में इंटरेस्ट आ जाता है। एंड encyclopedias मेक द एग्जिस्टिंग नॉलेज इजीली एक्सेसिबल टू स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स एंड ऑल्सो हाईलाइट द रिसर्च एरियाज विच हैव नॉट येट रिसीव्ड इनफ अटेंशन। देखिएगा जो रिसर्चर है, रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, तो उनको ये जो जानकारी है ये इंसाइक्लोपीडिया से मिल जाती है और इससे वो अपने काम में 100% दे सकते हैं। Encyclopedias are indicators of the state of cultural ripeness of a society। देखिएगा कि समाज की बौद्धिक और सांस्कृतिक आवश्यकता किस प्रकार होगी, उस प्रकार के कोश का निर्माण उस समाज में होता रहता है। और कोश राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्थिति का प्रतीक भी है। The intellectual and cultural needs of a society determine what kind of encyclopedia literature would be created. It depends on that particular state. एक्यूरेसी यानी कि उसमें देखिए जो इंसाइक्लोपीडिया अवेलेबल है, क्या उसमें एक्यूरेसी है, अचूकता है, मैटिकलनेस है यानी कि सटीकता है, ऑब्जेक्टिविटी है यानी कि वस्तुनिष्ठता है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन आर द क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंसाइक्लोपीडिया। इसमें आपको अपडेट इंफॉर्मेशन, इन जैसी बातों की आवश्यकता होती है। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, रिवाइज एडिशंस ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज और सप्लीमेंट्स टू ओरिजिनल एडिशंस नीड टू बी पब्लिश्ड। देखिएगा कि इसको बनाए रखने के लिए जो संशोधित संस्करण अथवा पूरक संस्करण थे इनको निकाले जाते हैं, ये चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। सो देखिए बच्चों, इंसाइक्लोपीडियाज आर अरेंज्ड ईदर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स। इनको एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर टॉपिक से रिलेटेड उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। द टाइप ऑफ ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय कीपिंग द कन्वीनियंस ऑफ रीडर्स इन माइंड एंड द ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू द इंफॉर्मेशन। लोगों को आसानी से जानकारी मिल सके इस तरह से उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड इंडेक्स एट द एंड ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया इज वेरी कन्वीनियंट इन दिस रिगार्ड। और सबसे लास्ट में वहां पर एक सूची बनाई जाती है कि जिससे कि लोगों को पता चलता है नहीं ये पेज पर ये इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। The encyclopedia can be created either by a single editor or an editorial committee। देखिए जो इंसाइक्लोपीडिया है वो एक तो सिंगल एडिटर, कोई तो एक ही उसका संपादक रहता है, नहीं तो वो ग्रुप में बनाया जाता है। The articles in the encyclopedia written by subject expert, उस सब्जेक्ट में जो लोग स्कॉलर रहते हैं तो उनके द्वारा इसे बनाया जाता है। देखिएगा बच्चों, देयर आर टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज, तो इसके भी प्रकार हैं। Encyclopedias can be approximately divided into 4 types। देखिए इनको 4 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। एक तो डिक्शनरीज जो आप सभी को पता है, जिसको आप क्या कहते हैं, व्हाट वी से, शब्दकोश कहते हैं हिंदी में। देन कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया जिसको विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 इंसाइक्लोपीडिया यानी कि कोशोदर्श लिटरेचर। और जो फाइनली फोर्थ है दैट इज सूची वांग्मय यानी कि इंडेक्सेस। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। सो पहले पढ़ेंगे डिक्शनरी के बारे में। Dictionaries arrange the words in a language in certain order. Alphabetical order is more common। देखिए डिक्शनरी जो भी होती है, इंग्लिश वर्ड्स की डिक्शनरी हो, मराठी की हो, तो इसमें आपको एक सीक्वेंस दिखेगा फ्रॉम ए टू जेड। तो यही इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कॉमन रहता है। इट गिव्स मीनिंग ऑफ वर्ड। जैसे कि पता है डिक्शनरी में हमें शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं, उनके सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द, उसके बाद एटमोलॉजी, उससे रिगार्डेड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के भी टाइप होते हैं बच्चों, शब्दकोश के भी टाइप होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पर। कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज रहती है। कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज यानी कि जहां पर आपको जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। देन डिक्शनरीज विच इंक्लूड ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद जो सिर्फ वर्ड्स का ही आपको मीनिंग बताती है, इस तरह की भी कोई डिक्शनरीज रहती है। सो अगर आपने डिक्शनरीज पढ़ी होगी तो आपको इसका थोड़ा बहुत अंदाजा आया होगा। देन डिक्शनरीज ऑफ टर्मिनोलॉजी डील्स विद टर्म्स पेक्यूलियर टू अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, जो सिर्फ टर्म से रिलेटेड यानी कि हर एक वर्ड का टर्म बताती है हमें।
एंड टाइमोलॉजिकल डिक्शनरीज, जिसे आप कहेंगे व्युत्पत्ति कोश, उसके बाद तेजस, डिक्शनरीज ऑफ आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स, मुहावरों कहावतों का संग्रह कोश, तो ये सारी चीजें डिक्शनरीज के टाइप्स में आ जाती है। उसके बाद विश्वकोश यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, सो इसके भी दो पार्ट्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विश्वकोश। कौन से है देखते हैं। नंबर 1, इट इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट्स अंडर द सन, फॉर एग्जांपल इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, मराठी विश्वकोश, तो ये आ जाते हैं सर्व संग्राहक। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, सर्व संग्राहक। और बी होता है इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन वन चूजन सब्जेक्ट, किसी एक ही विषय पर आधारित, यानी कि भारतीय संस्कृति कोश या फिर व्यायाम ज्ञान कोश, इस तरह से जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होता है। अभी देखते हैं तीसरा जो है इंसाइक्लोपीडिया कोश दृश, यानी कि कोश सदृश वाग्मय इसे कहते हैं। It is similar to an encyclopedia which comprises scholarly articles providing information on all possible aspects of one or more predetermined subjects. For example, Maharashtra Jeevan, Volume 1 and 2, Sahara Pune, Volume 1 and 2, Yearbook, Monorama, Times of India, etc. तो इसमें देखिएगा कि महाराष्ट्र जीवन खंड 1, 2, शहर पुणे खंड 1, 2 और ईयर बुक जिसमें मोनोरमा, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें कोश सदृश लिटरेचर में आ जाती है। इंडेक्सेस में हम पढ़ेंगे कि एन इंडेक्स यूजुअली अकर्स एट द एंड ऑफ अ बुक, जैसे पता है कि सूची पुस्तक के आखिरी पन्ने पे होती है। इंडेक्सेस आर द अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्लेसेस, जिसमें आपको कीवर्ड्स दिखाई देते हैं, रेफरेंस बुक्स कौन से लिए हैं। फॉर एग्जांपल द इंडेक्स ऑफ, जो इंडेक्स हम देखेंगे अभी, मराठी पीरियोडिकल प्रिपेयर्ड बाय एस.जी. दाते। एस.जी. दाते ने जो मराठी पीरियोडिकल से रिलेटेड, यानी कि दाते द्वारा मराठी पत्रिकाओं की जो सूची उन्होंने प्रदर्शित की थी। इंडेक्सेस आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड इट मेक्स द इंफॉर्मेशन इन अ बुक इजीली एक्सेसिबल, और इससे हमें इंफॉर्मेशन सर्च करने में भी आसानी हो जाती है। अभी हम पढ़ेंगे इंसाइक्लोपीडिया और उसका इतिहास। इंसाइक्लोपीडिया से भी रिलेटेड हिस्ट्री है, तो उसका अभी हम ज्ञान ले लेंगे थोड़ा सा। ये आखिरी लेसन है, थोड़ा लेंदी है, और इसमें ये टॉपिक कवर होने के बाद और एक टॉपिक है, आपका लेसन खत्म हो जाएगा। देखिएगा, इंसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री एज एकेडमिक एक्सरसाइजेस पुट स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, जैसे कि इतिहास विषय और कोश में वस्तुनिष्ठता को महत्व देते हैं। एंड encyclopedias published in various countries and in various language may differ in their approach because of different priorities. प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक भाषा के विश्वकोश अलग अलग होते हैं बच्चों, क्योंकि उनका जो प्रायोरिटीज होती है वो अलग अलग रहती है। So their structure is influenced by national policies, ethical values and ideals. देखिएगा, इस पर कोश पर स्वराष्ट्र के उद्देश्य, जो नीतियां हैं, जीवन मूल्य, आदर्शों का प्रभाव पड़ता है। इंसाइक्लोपीडियाज कैन बी ए मीडियम ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी, जीवन के विविध क्षेत्रों का ज्ञान सभी के विकास के लिए उपलब्ध करा देना कोश की निर्मिति का एक व्हाट वी से की उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संस्कृति कोश है, एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी जी ने, जो भारत का भारतीय संस्कृति कोश जो बनाया है। मेकिंग नॉलेज इन ऑल स्पर्स ऑफ लाइफ एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी कैन बी वन ऑफ द मेजर ड्राइव्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, कि इन लोगों को उसका ज्ञान मिले। एंड इंस्पिरेशन टू गेन एंड स्प्रेड नॉलेज मोटिवेट ईदर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल टू क्रिएट एनसाइक्लोपीडिया, इससे लोगों को नॉलेज प्रोवाइड होता है और लोग मोटिवेट होते हैं। हेंस encyclopedias are looked upon as outstanding achievement of a society, और encyclopedia को सोसाइटी का एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट माना जाता है। एंड इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कलेक्टिव इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी ऑफ, इससे लोगों का ज्ञान हमें पता चलता है। बच्चों, आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है इस किताब थ्रू, दैट द फॉलोइंग आर द अर्ली एनसाइक्लो, अभी जो अर्ली एनसाइक्लोपीडियाज है, दैट इज नेचुरल हिस्ट्री was the first encyclopedia by Pliny the Elder, first century AD. देखिएगा, पहली शताब्दी में प्लीनी द्वारा रचित जो कोश है उसे कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो। देन नंबर 2, इंसाइक्लोपीडिया, द इंसाइक्लोपीडिया बाय डाइडर्ट, द फ्रेंच फिलोसोफर ऑफ द 18th सेंचुरी। देखिएगा, जो डाइडर्ट जो है, जिसने 18वीं शताब्दी में ये कोश लिखा, इंसाइक्लोपीडिया,
ये दूसरा। एंड नंबर 3 इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जो फेमस है, राइट, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। एंड दिस इंसाइक्लोपीडिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1767। दिस इज सपोज टू बी एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द मेकिंग ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। देयर इज एन एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ डिक्शनरीज लाइक, देखिएगा, यानी कि एंशिएंट जो ट्रेडिशन है डिक्शनरीज का, लाइक निघंटू, शब्दकोश, द इंसाइक्लोपीडिया वर्क्स ऑफ महानुभाव सेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा कि संस्कृत भाषा में निघंटू, धातुपाठ जैसे शब्दकोशों की तो परंपरा है, और मध्य युग में देखिएगा महानुभाव पंथियों की जो कोश रचना है, छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में जो बनाया गया राज व्यवहार कोश, देखिए कौन सा, राज व्यवहार कोश, दिस इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, आर द इम्पोर्टेंट इन द बुक्स ऑफ मिडाइवल पीरियड। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोश है, ध्यान में रखिएगा। अभी हम पढ़ेंगे कि encyclopedias on history related subject, इतिहास विषय से संबंधित कोश। So there is a rich tradition of creating encyclopedias on history related subjects, यानी कि यहाँ पर देखिए भारत वर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश जो बनाया था रघुनाथ भास्कर गोडबोले ने 1876, इज द अर्लीस्ट encyclopedia ऑफ दिस काइंड, कि इतिहास के विषय की कोश परंपरा रघुनाथ भास्कर गोडबोले द्वारा रचित भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश 1876, यह एक आद्य कोश है। इसमें देखिएगा इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंडिविजुअल्स एंड प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया। इसमें उन्होंने भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश में प्राचीन कालखंड के व्यक्ति और स्थानों का अंतर्भाव किया, इंक्लूड किया है। According to the editor, those individuals who lived in Bharatvarsha earned a name for themselves and were part of us, along with their women, their sons, their religion, their lands and capitals, also the rivers and mountains in their lands. Whatever their history is given in this encyclopedia. और ये जो भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश है, इसमें भारतवर्ष में पहले हमारे बीच जो जो विख्यात लोग हो गए, उनका फैमिली, उनकी पत्नियां, पुत्र, उनका धर्म, उनका देश, राजधानियां तथा उन देशों की नदियां, पर्वत, सभी चीजों के बारे में इसमें हमें नॉलेज मिलता है। ये इंसाइक्लोपीडिया रघुनाथ भास्कर गोडबोले द्वारा रचित भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चों ध्यान में रखिएगा। 23 volumes of महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश edited by श्रीधर वेंकटेश केतकर are available। देखिएगा कि श्रीधर वेंकटेश केतकर द्वारा रचित महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश के 23 खंड हैं। The major drive for Ketkar in creating it was to facilitate wider access to knowledge and to expand the intellectual sphere of Marathi speaking people। मराठी लोगों को बहुश्रुत बनाने या फिर उनके ज्ञान का दायरा फैलाने के लिए, उनके विचारों का क्षेत्र अधिक व्यापक हो और विश्व के उन्नत लोगों के साथ साथ हमारे लोग भी होशियार बने, यह भूमिका, यह कोश निर्माण करने के पीछे थी केतकर जी की। His was far-reaching view of history which is reflected in this volumes। और इन खंडों में केतकर जी ने व्यापक इतिहास की प्रस्तुति भी दी है। भारतवर्षीय चरित्र कोश इज अनदर इंपॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया। देखिए इसके बाद का महत्वपूर्ण कोश है भारतवर्षीय चरित्र कोश। इसका जो निर्माण है सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव established a committee known as भारतीय चरित्र कोश मंडल for publishing this encyclopedia। तो सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने भारतीय चरित्र कोश मंडल की स्थापना करी। Then 3 volumes were published, उन्होंने 3 खंड में इसको प्रदर्शित किया, नेमली भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश 1932, उसके बाद भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश 1937 एंड भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश 1946। इन 3 खंड में उन्होंने इसे प्रदर्शित किया। The first volume includes information on the lives of individual mentioned in the Vedic literature including Shruti, Smruti, Sutras, Vedanga, Upanishade, also Purans, Jain and Buddhist literature। पहला जो खंड था इसमें ये सब बारे में चीजें उन्होंने जानकारी दी। एंड सिमिलरली अदर 2 volumes contain biographies of individual in the respective period। और दूसरे जो 2 खंड उन्होंने प्रदर्शित किए तो उसमें उन्होंने उन जो इंडिविजुअल थे, जो लोग थे उस एरा में जो फेमस थे, उनकी बायोग्राफीज दी है। क्या आपको पता है बच्चों, संगीत शास्त्रकार व कलावंत
यांचा इतिहास, दिस इज रिटन बाय लक्ष्मण दत्तात्रय जोशी. लक्ष्मण दत्तात्रय जोशी ने संगीत शास्त्रकार एवं कलाकार का इतिहास यह इंसाइक्लोपीडिया लिखा. उसके बाद क्रांतिकारकांचा चरित्र कोश SR दाते जी ने लिखा. इट कंटेन्स बायोग्राफीज एंड इलस्ट्रेशन अबाउट 250 इंडियन रेवोल्यूशनरीज, जो 250 क्रांतिकारी थे उनके जीवन के बारे में इसमें जानकारी हमें मिलती है. एंड देन स्वतंत्र सैनिक चरित्र कोश NR पाठक जी ने लिखा. इट कंटेन्स द बायोग्राफीज ऑफ दोज हु सफर्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट एंड दोज हु डिवोटेड देयर लाइफ फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता, भारत की जो स्वतंत्रता सेनानी है सो उनके बारे में इसमें जानकारी आपको मिलती है. अभी देखते हैं आगे वाला और एक पॉइंट है, दैट इज स्थलकोश. जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, यानी कि इतिहास का अध्ययन करने के लिए भूगोल का महत्वपूर्ण स्थान है. Encyclopedias giving information about historical places are available. विविध ऐतिहासिक स्थानों के संदर्भ में जानकारी देने वाले कोश है. नंबर 1, स्थान पोथी 14th century is an encyclopedic text which is composed by Muni Vyas of Mahanubhav sect. It describes all those places visited by Chandradhar Swami, द फाउंडर ऑफ महानुभाव सेक्ट. देखिए महानुभाव पंथ के मुनि व्यास द्वारा रचित स्थान पोथी जो कब एस्टैब्लिश हुई थी, 14वीं शताब्दी में. सो इस ग्रंथ में महानुभाव पंथ के प्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी जिन गांवों में गए उन गांवों का यहाँ पर विवरण दिया है. इट गिव्स अस एन इन इंक्लिंग अबाउट महाराष्ट्र इन दोज डेज. इस ग्रंथ द्वारा हमें तत्कालीन महाराष्ट्र की कल्पना मिलती है. इट ऑल्सो गिव्स डिटेल्स अबाउट द टाइम, प्लेस एंड बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन लीला चरित्र. लीला चरित्र में जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है. Hence it is a very good source for writing about the life of चक्रधर स्वामी जी के जीवन पर आधारित यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें इससे मिलती है. नंबर 2 देखिएगा बच्चों की प्राचीन भारतीय स्थलकोश 1969. प्राचीन भारतीय स्थलकोश जो 1969 में था, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रावे कंपाइल्ड this encyclopedia book. It provides information about various places mentioned in Vedic literature. देखिएगा वैदिक साहित्य जो है, उसके बाद कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है, पाणिनि का जो व्याकरण है, ग्रामर है, वाल्मीकि का जो रामायण है, महाभारत है, उसके बाद पुराण है, मिडाइवल संस्कृत लिटरेचर जो है, मध्ययुगीन संस्कृत और शब्दकोश, एंड जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसके बाद ग्रीक, चाइनीज, पर्शियन लिटरेचर, इन सभी के बारे में जो जानकारी है ये प्राचीन भारतीय स्थलकोश इसमें आपको मिलेगी जो 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था. अभी हम पढ़ेंगे विश्वकोश. विश्वकोश यानी कि बच्चों देखिए द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो पहले मुख्यमंत्री थे ऑनरेबल श्री यशवंतराव चव्हाण इनिशिएटेड द कंपाइलेशन ऑफ मराठी विश्वकोश through Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mandal with a view to enhance the spur of Marathi language and literature. तो महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण जी ने मराठी भाषा और साहित्य को वृद्धिंगित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल की ओर से मराठी विश्व कोश के निर्माण के लिए उन्होंने सपोर्ट किया. देन द वर्क वॉज स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ, देखिएगा ये जो काम था तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी के गाइडेंस के अंडर काम शुरू हो गया. इट कंटेन्स नॉलेज अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड. दुनिया भर के सारे इंपॉर्टेंट जो थिंग्स थे इसमें आ गए. इट ऑल्सो कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज अबाउट हिस्ट्री. इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पे थे. उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति कोश. 10 वॉल्यूम्स ऑफ भारतीय संस्कृति कोश वर एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय महादेव शास्त्री जोशी. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है बच्चों. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने कौन सा कोश लिखा, ये एग्जाम में आ सकता है. दैट इज महादेव शास्त्री जोशी एडिटेड एंड पब्लिश्ड भारतीय संस्कृति कोश. कितने वॉल्यूम्स थे? 10 खंडों में उन्होंने इसे पब्लिश किया. दिस वॉल्यूम्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट, देखिए इसमें भारत का इतिहास है, भूगोल है, वेरियस एथनिक एंड लिंगियल ग्रुप्स थे, लोकल हिस्ट्री ऑफ दोज ग्रुप्स एंड देयर फेस्टिवल्स एंड अदर कल्चरल जो थे थिंग्स, इनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी. अभी हम पढ़ेंगे संज्ञा कोश. संज्ञा कोश यानी कि देयर आर इंसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द टर्मिनोलॉजी, यानी कि संज्ञाएं या फिर जो हम टर्मिनोलॉजी व्हाट वी से डेफिनेशन जो हमें बताते हैं. फॉर इंस्टेंस कॉलोनियलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. सो सच टेक्स्ट आर वेरी यूजफुल फॉर द टीचर ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के शिक्षकों के लिए बहुत ही ये अच्छी बात है कि उन्हें इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है. स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं
of history can find ample opportunities in the field of publication of encyclopedias. देखिएगा कि टीचर्स जो रहते हैं तो उनको इससे इंसाइक्लोपीडियाज का जो पब्लिकेशन है इसमें बहुत ही अच्छा स्कोप है। इंसाइक्लोपीडियाज ऑफ ऑल टाइप्स रिक्वायर एक्सपर्ट्स इन हिस्ट्री, इसके लिए प्रशिक्षित लोग लगते हैं। एवरी सब्जेक्ट हैज अ डेवलपमेंटल हिस्ट्री, प्रत्येक विषय की एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री है। स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंसाइक्लोपीडियाज ऑफ वेरियस टाइप्स, इतिहास के अध्ययनकर्ता कोशों के द्वारा घटना कोश, दिन विशेष, व्यक्ति कोश, संज्ञा कोश, स्थान कोश आदि कोश तैयार करने में सहभागी बन सकते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस टेक्स्ट बुक, अभी देखिए ये पुस्तक में जो जानकारी आपको मिली, so you must have noted that specialization of history, देखिएगा specialization in history one can get access to several career opportunities in various fields, आपको आप विविध क्षेत्रों में कार्य कर सकते हो। You can choose your future career with the help of the information in this textbook, और इससे आपको आगे जाके कौन सी फील्ड में पढ़ाई करनी है। If you are interested in the history field, so you just choose the topic and just make your career in that particular topic. I hope कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये लेसन आपको समझ में आया। I tried my 100%. Just let me know in the comment box if you like the lecture, and the next session would be about the political science textbook, जो political science की 4 chapters है वो आपको आगे मिल जाएंगे। So चलिएगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बाय बाय।